जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPSS प्री 2024 के लिए CSET के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें UPPSS प्री 2023 के CSET के पेपर का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग 2023, 2022, 2021, 20, 18, 19 मतलब जितने भी PCS एग्जाम हुए हैं ना, PCS एग्जाम में CSET के PYQs का डिस्कशन करेंगे। और ये डायरेक्ट पेपर का प्रश्न होगा, मतलब जो पेपर में आया हुआ है। देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये 2023 का पेपर है ना। ये पेपर 14 मई 2023 को हुआ था, है ना। तो इसमें CSET में जितने भी क्वेश्चंस आए थे उन्हीं का डिस्कशन करेंगे। काफ़ी बेहतर तरीका है CSET को कवर करने का। CSET को पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान नहीं होना है। सिर्फ PYQs को अगर आप डन करके जाएंगे तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। एग्जाम कहने का मतलब है CSET, है ना। दोस्तों, अगर आप PCS की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं, जिसके लिए इन दिए गए नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा। देखिए यहाँ पे जो भी सही उत्तर है उस पर पहले से ही टिक किया गया है, तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे कि यही उत्तर सही है। अब कुछ दोस्तों को लगेगा ये सही है तो हम तो देख के पढ़ लेंगे, इसमें बताने की क्या हो सकता है। देखिए दोस्तों, आप हिंदी के प्रश्नों को डायरेक्ट पढ़ सकते हैं ना। रीजनिंग को सॉल्व करने की टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, मैथ्स की टेक्निक पता होनी चाहिए, इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए, और साथ में हिंदी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको स्पष्ट नहीं होंगी, तो हम लोग उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है, मतलब तद्भव शब्द। देखिए, अब शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तत्सम और दूसरा होता है तद्भव। अगर तत्सम की बात करेंगे तो कोई भी शब्द जो सेम टू सेम संस्कृत से हिंदी में चला है इसको तत्सम कहते हैं, और जो अपना रूप बदल के या किसी अन्य माध्यम से आया उसे तद्भव कहते हैं। तो जो आग शब्द है ये तद्भव है, इसका सही उत्तर विकल्प बी होगा। प्रश्न संख्या दूसरा दिया, जिन शब्दों से काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जिनसे काम का होना या करना पता हो चलता है उसे क्रिया कहते हैं, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है, जिलाधिकारी ने सबको उपस्थित रहने का निर्देश दिया है, में कौन सा वाच्य। देखिए, जिलाधिकारी यहाँ पे कर्ता है ना, ये कर्ता ने उपदेश दिया है, तो जब कर्ता ने उपदेश दिया है फिर निर्देश दिया है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्तृवाच्य होगा, तो विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगला प्रश्न दिया, अनेकार्थी शब्द प्रभाव का इनमें से एक अर्थ नहीं है। देखिए, प्रभाव का मतलब होता है शक्ति होना, सामर्थ्य होना, दबाव होना, है ना। तो देखिए, सामर्थ्य बिल्कुल सही है, प्रभाव मतलब महिमा ये भी सही है, दबाव ये भी सही है, लेकिन विग्रह, विग्रह का मतलब होता है अलग होना, तो ये प्रभाव का अर्थ नहीं है, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। अधोलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अब आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध है। देखिए, बाजार ऐसे नहीं लिखा जाए, गलत हो गया। कालिदास में छोटी की मात्रा होती है, कालिदास इस प्रकार से लिखा जाता है, ये छोटी की मात्रा लगेगा तो ये कालिदास बिल्कुल सही होगा, है ना। आगे दिया गया बारात, बारात नहीं इसको बारात लिखा जाता है, ये सही होता है, तो तीनों गलत हो गया। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, बाजार, विकल्प सी यही सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 6 पर आते हैं, दिया है निम्नलिखित में से एक शब्द युग्म का पर्याय, शब्द युग्म सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पे 4 शब्द युग्म दिए हैं जिसमें सरस्वती के पर्यायवाची के बारे में आपको बताना है। एक ऐसा है जिसमें कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं। देखिए, यहाँ पे हेम या हिरण्य, ये 2 शब्द है ना। अब इसमें देखिए, ये हेम या हिरण्य है किसका पर्यायवाची, तो हेम या हिरण्य ये सोना का पर्यायवाची होता है, न कि सरस्वती का, है ना। देखिए, सोना मतलब जो गोल्ड होता है, कंचन, हेम, हारक, ये सब, है ना। शारदा या वागीशा सरस्वती की पर्यायवाची, भारती या वाणी ये भी सरस्वती का, गिरा और बीड़ा पाड़ी ये भी है ना। निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है। अब कौन सी लोकोक्ति सही, देखिए, जे बोले सो घी को जाए, है ना, मतलब इसका अर्थ ये होता है ना कि जो बताए वही काम आए, तो यहाँ पे दिया महाकृपण, गलत हो जाएगा, है ना। जी जाए घी न जाए, इसका मतलब होता है अब महाकृपण मतलब बहुत ही कंजूस, तो ये भी गलत हो गया, है ना। टके का सब खेल है, टके मतलब पैसे से सब कुछ चलता है, बिल्कुल सही है, तो यही इसका सही हो जाएगा। अत्यधिक में कौन सी संधि, अत्यधिक, है ना। अति प्लस अधिक, ये यड़ संधि, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आप लिखेंगे अति
प्लस अधिक, तो यहाँ पे यड़ संधि सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण हो। सार्वनामिक विशेषण ऐसे विशेषण को कहते हैं जिसमें सर्वनाम विशेषण का काम करे। देखिए जैसे अब कोई आदमी आ रहा है, आदमी यहाँ पर क्या है, संज्ञा है ना, संज्ञा का विशेषता बताने वाला विशेषण होता है। तो यहाँ पे आदमी कौन है, कोई है, तो ये इसकी विशेषता है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से सही विराम चिन्ह से युक्त वाक्य का चुनाव कीजिए। सुनो सुनो वह गा रही है ना, ये बिल्कुल सही है ना। यहाँ पे गोबर गणेश नहीं है, ऐसे नहीं, ये हाइफन नहीं लगेगा, गलत हो जाएगा है ना। राम, देखिए यहाँ पे सीधा विस्मयादि बोधक है, तो ये गलत हो जाएगा है ना। आगे दिए क्या आप हरिद्वार से आ रहे हैं, है ना, इसमें भी भाई कोई विकल्प नहीं है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, सुनो सुनो वह गा रही है। प्रश्न संख्या 11 है ना, इसमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, आपको बताना है कौन सा विलोम शब्द का सही युग्म है। तो देखिए अल्पज्ञ अवज्ञ नहीं होता है ना, स्थावर का जंगम होता है ना कि चंचल होता है ना, सन्मुख उन्मुख नहीं होता है, आकुंचन का प्रसारण बिल्कुल सही है ना। आगे दिया यहाँ पे देखिए निर्देश दिया प्रश्न संख्या 12 से 16 के लिए, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और प्रश्न संख्या 12 से 16 तक के प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। हर एक राष्ट्र अपनी संस्कृति के बल पर प्रगति कर सकता है। सांस्कृतिक धरोहर के माध्यम से वो अपना जीवन सुखी, उपयोगी, शांत तथा आनंदमय बना सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है। जीवन को श्रेष्ठ तथा उन्नत बनाने की साधनाओं का नाम संस्कृति। देखिए जीवन को श्रेष्ठ और उन्नत बनाने की जो साधना है इसको क्या कहते हैं, इसको संस्कृति कहते हैं। और उन साधनाओं से प्राप्त जीवन प्रणाली का नाम सभ्यता है, और इन साधना से जो प्रणाली मिलता है उसे सभ्यता कहते हैं। किसी राष्ट्र की भौगोलिक परिस्थितियों का भी उसकी संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे ये गद्यांश दिया, अब इसमें दिया है कि गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। देखिए यहाँ पे संस्कृति सभ्यता की बात हो रही है, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिया है कि राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान हो सकता है। राष्ट्र के विकास में सभ्यता का योगदान, देखिए ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि सभ्यता तभी आएगी जब संस्कृति होगी, तो ये एलिमिनेट हो गया है ना। राष्ट्र के विकास में परिस्थिति का ये तो कोई बात ही नहीं है ना। राष्ट्र के विकास में प्रकृति, ये भी कुछ नहीं, तो राष्ट्र के विकास में संस्कृति का योगदान। संस्कृति और सभ्यता दो विकल्प होते हैं जिसमें थोड़ा सा संदेह बनता है, लेकिन सभ्यता तभी आएगी जब संस्कृति होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न है, राष्ट्र किसके बल पे प्रगति करता है। तो संस्कृति की बात है तो संस्कृति के बल पे करेगा, विकल्प भी सही है ना। प्रत्येक राष्ट्र की संस्कृति वहां की भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है, हम लोगों ने पीछे अभी देखा था, है ना। अगला प्रश्न है, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है। परिस्थिति शब्द मिला है ना, सब संस्कृति मिला है, सभ्यता मिला है, तो प्रकृति नहीं होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न है, संस्कृति और सभ्यता में घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है, यही हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए यहाँ पे दिया केवल अंतर है, नहीं कोई संबंध नहीं, केवल घनिष्ठ संबंध है, तीनों गलत हो जाएगा, तो घनिष्ठ संबंध होते हुए भी अंतर है ना। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, अवधि किस अपभ्रंश से विकसित हुआ है। तो देखिए अवधि अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं, देखिए निम्नलिखित में से किस एक वाक्य की एक शब्द में व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि। देखिए व्यंजन वर्ण संबंधी अशुद्धि की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे दिया तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, बिल्कुल सही है ना। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं, ये भी सही है। जमींदार के पास दो सिपाही, देखिए यहाँ पे उसे धोखा देकर लूट लिया गया, धोखा नहीं धोखा होता है, ये क नहीं लिखा जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, है ना। यहाँ पे व्यंजन संबंधी गलती, क्योंकि धोखा लिखा जाता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं, देव नदी, त्रिपथगा, है ना, भागीरथी, ये सब होता है। रवि तनया, है ना, ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, आप कमेंट करके बताइएगा ये किसका पर्यायवाची है। लोधांती, ये बुंदेली की उपभाषा है, आपने कई बार इसे देखा है, तो ये बुंदेली हो जाएगा। विसर्ग का उच्चारण स्थान, ये होता है कंठ, है ना, साउंड ह के जैसा निकलता है, ये कंठ से आता है, इसे याद रखिएगा, है ना। गूंगा बसंत, इसका अर्थ होता है मूर्ख, विकल्प डी हो जाएगा, है ना। द्विरुक्ति संबंधी अशुद्ध शब्द नहीं है, तो अच्छी संगति, ये हो जाएगा, है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम मतलब देखिए तत्सम सीधी सी बात है, संस्कृत का शब्द नहीं, तो यहाँ पे खार, ये हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। अब कौन शुद्ध वाक्य है इसको आपको बताना है। यहाँ पे दिया है छात्रों ने प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो भाई प्रधानमंत्री को अभिनंदन पत्र नहीं दिया जाएगा, है ना। साहित्य और जीवनी में का घोर संबंध है, घनिष्ठ होगा ना कि घोर होगा, है ना। श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों ये खुद में बहुवचन होता है, मतलब अनेक ही बहुवचन होता है, तो अनेकों नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये हिंदी के कुछ प्रश्न रहे जो 2023 के CSAT के पेपर में आए हुए थे। अगली क्लास में हम लोग इंग्लिश के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।